नमस्कार। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, प्राचीन भारत की बात करेंगे। जी बिल्कुल। एक ऐसा दौर लगभग 600 BCE से 600 CE के बीच का। हाँ, जब बहुत कुछ बदल रहा था, नए राज्य मतलब किंगडम्स बन रहे थे। खेती फैल रही थी, शहर बस रहे थे, बड़े बदलाव थे ये। और इन बदलावों को समझने के लिए हमारे पास स्रोत, सोर्सेस क्या हैं? मतलब पुरानी किताबें हैं। हाँ, पुरानी किताबें, खासकर महाभारत, और पत्थरों पर लिखे लेख भी हैं, इंस्क्रिप्शंस जिन्हें कहते हैं। अच्छा, तो आज का अपना मिशन क्या है? उस समय का समाज, फैमिली, मैरिज मतलब शादी ब्याह, ये सब समझना। जी, और सामाजिक समूह जैसे वर्ण जाति व्यवस्था, और हाँ, धन दौलत वेल्थ का बंटवारा कैसे था, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करें? महाभारत से? हाँ, महाभारत ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। सुना है 1 लाख से ज्यादा श्लोक है इसमें, वर्सेस। जी हाँ, और इसे बनने में ही करीब 1000 साल लग गए। शायद 500 BC के आसपास शुरू हुआ होगा। कहानी तो वो कौरव पांडव के युद्ध की है ना? कहानी वही है, दो कजिन्स के बीच की लड़ाई, पर इसमें उस समय के सोशल नॉर्म्स, सामाजिक नियम, ये सब भी बुने हुए हैं। तो इतना बड़ा ग्रंथ, इसे समझने के लिए कुछ खास किया क्या होगा? बिल्कुल। 1919 में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। VS सुत्थंकर थे, उन्होंने लीड किया। अच्छा, क्या था ये प्रोजेक्ट? पूरे भारत से, मतलब अलग अलग जगहों से, संस्कृत की पुरानी हाथ से लिखी पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स जमा की, फिर उनकी तुलना की। बाप रे, इसमें तो बहुत समय लगा होगा। बहुत, 47 साल लगे, और नतीजा 13,000 पेज। 13,000? और क्या पता चला इससे? दो मुख्य बातें। एक तो ये कि कहानी का जो कोर है, मुख्य हिस्सा, वो लगभग सब जगह एक जैसा था, कॉमन कोर कह सकते हैं। और दूसरी बात? थे, और दूसरी तरफ स्थानीय परंपराएं, लोकल ट्रेडिशंस भी चल रही थी। जी, और ये आपस में मिलती भी थीं, कभी कभी टकराती भी थीं। ये वेरिएशंस यही दिखाते हैं। सही है। चलिए अब रिश्तों और शादी की बात करते हैं, किनशिप एंड मैरिज। हाँ, परिवार, रिश्तेदार, मतलब इनकी परिभाषाएं भी बदलती हैं समय के साथ। महाभारत की कहानी तो पितृवंशिकता पर है, पैट्रिलिनी, मतलब वंश पिता से बेटे को चलता है। बिल्कुल। कौरव पांडव का झगड़ा इसी पर तो है। ज्यादातर राजा किंग्स वो 6th सेंचुरी BCE के बाद इसी को मानते थे। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता था? कोई एक्सेप्शंस, अपवाद नहीं थे? थे, बिल्कुल थे। जैसे अगर बेटा ना हो, या कभी-कभी महिलाएं भी शासक बनी, जैसे प्रभावती गुप्त का नाम आता है। और बेटों का महत्व तो ऋग्वेद में भी दिखता है, कोई मंत्र है शायद। हाँ, ऋग्वेद का एक मंत्र है, लगभग 1000 BCE का। उसमें शादी के समय बेटों, सन्स के लिए प्रार्थना की गई है। और बेटियों का क्या? डॉटर्स, संपत्ति में हिस्सा? आमतौर पर नहीं, उनकी शादी अपने कुल या गोत्र से बाहर होती थी। एक्सोगैमी कहते हैं इसे। और पिता का कर्तव्य माना जाता था कन्यादाना। और समाज के नियम बनाने के लिए कौन सी किताबें थीं? धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, ये करीब 500 BCE से लिखे जाने लगे। मनुस्मृति, वो सबसे प्रसिद्ध है। जी हाँ, मनुस्मृति शायद 200 BCE से 200 CE के बीच की। इसमें समाज के बहुत से नियम हैं। शादी के 8 तरीके बताए हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। 8 तरीके? सब एक जैसे थे? नहीं, पहले 4 को अच्छा माना गया, बाकी को उतना अच्छा नहीं, निंदित कहा गया। अच्छा, एक और चीज थी शायद, गोत्रा। ये क्या था? ये ब्राह्मणों का एक तरीका था खुद को बांटने का, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। वैदिक ऋषियों के नाम पर गोत्र बने। ये भी करीब 1000 BCE से शुरू हुआ। और शादी के नियम थे गोत्र को लेकर? हाँ, नियम था कि शादी के बाद औरत पति का गोत्र अपनाएगी और एक ही गोत्र में शादी नहीं होगी। लेकिन यहाँ भी कुछ अलग देखने को मिलता है ना, सातवाहन राजाओं के समय में। बिल्कुल। सातवाहन रूलर्स जो करीब 2nd सेंचुरी BCE से 2nd सेंचुरी CE तक थे, उनकी रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखा। और कुछ ने तो अपने ही गोत्र में शादी की, इंडोगमी। हाँ, ऐसा भी हुआ। और एक और दिलचस्प बात, कई सातवाहन राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम पर थे। मेट्रोनिमिक्स कहते हैं इसे, जैसे गौतमी पुत्र। तो क्या माताओं का महत्व ज्यादा था? नाम माँ का था, पर सिंहासन वो पिता से बेटे को ही मिलता था। मतलब
पैट्रिलिनियल सक्सेशन ही था। समझ गया। अब आते हैं सामाजिक अंतरों पर, सोशल डिफरेंसेस। वर्ण और जाति, वर्णा एंड जाति। जी, वर्ण व्यवस्था। इसमें समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जन्म पर आधारित था, बेस्ड ऑन बर्थ। हाँ, जन्म पर आधारित। ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबसे नीचे। और एक समूह और था, अछूत, अनटचेबल्स का। और सबके लिए काम भी तय थे। हाँ, नियमों के हिसाब से। ब्राह्मणों का काम पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ, क्षत्रियों का युद्ध, रक्षा, शासन, वैश्यों का व्यापार, खेती, और शूद्रों का बाकी सभी तीनों वर्णों की सेवा करना। इसे लागू कैसे किया गया? ब्राह्मणों ने कैसे इसे स्थापित किया? उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था देवीय है, डिवाइन ओरिजिन है। पुरुष सूक्त का हवाला दिया, राजाओं का समर्थन लिया और जन्म पर आधारित पहचान को मजबूत किया। महाभारत में एकलव्य की कहानी है। एकलव्य, वो इसी से जुड़ी है? हाँ, एकलव्य की कहानी एक उदाहरण मानी जा सकती है। वो निषाद थे और द्रोण ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया था। पर क्या राजा हमेशा क्षत्रिय ही होते थे? नॉन क्षत्रिय किंग्स नहीं थे? बिल्कुल थे, कई थे। मौर्यों के बारे में तो बहस है। शुंग्स और कण्व तो ब्राह्मण ही थे। और बाहर से जो आए, शक, शकाज, हाँ, शक शासकों को ब्राह्मण ग्रंथ म्लेच्छ कहते थे, मतलब बर्बर या बाहरी। फिर भी शक राजा रुद्रदामन ने संस्कृत परंपराओं को अपनाया। सातवाहनों ने खुद को ब्राह्मण कहा, क्षत्रियों को हराया, पर शक राजा के परिवार में शादी भी की। तो मतलब नियम और असलियत में फर्क था। काफी फर्क था। असलियत ज्यादा जटिल थी। वर्ण के अलावा जाति भी थी। हाँ, जातियां भी जन्म पर आधारित थीं, पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, अनगिनत। ये कैसे बनी? जो नए समूह थे, जैसे जंगल में रहने वाले निषाद, या खास काम करने वाले जैसे सुनार, गोल्डस्मिथ्स, उन्हें जातियों में शामिल कर लिया गया। और श्रेणियां? श्रेणीज या गिल्ड्स, वो एक ही तरह का काम करने वाले लोगों के समूह थे, जैसे व्यापारियों की श्रेणी या बुनकरों की। 5th सेंचुरी CE का एक मंदसौर शिलालेख है, मंदसौर इंस्क्रिप्शन। उसमें रेशम बुनकरों, सिल्क वीवर्स की एक श्रेणी का जिक्र है। और जो लोग इन 4 वर्णों में नहीं आते थे? जंगलवासी, घुमंतू लोग। हाँ, ऐसे भी बहुत से लोग थे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, नोमैडिक पैस्टरलिस्ट्स, जो संस्कृत नहीं बोलते थे, उन्हें अक्सर मुलेच्छ कह दिया जाता था। महाभारत में भीम और हिडिंबा की कहानी है। हाँ, वो राक्षसी थी। हाँ, वो राक्षसी थी। ये कहानी ऐसे संपर्कों की तरफ इशारा करती है। समाज में काफी अधीनता और संघर्ष, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट भी था, जैसे अछूत, अनटचेबल्स। जी। चांडाला जैसे समूहों को अछूत माना जाता था, सबसे नीचे। उन्हें अपवित्र, पोल्यूटिंग माना जाता था। लाशें हटाने जैसे काम उनके जिम्मे थे। मनुस्मृति में इनके लिए नियम थे। हाँ, मनुस्मृति कहती है कि उन्हें गांव के बाहर रहना चाहिए, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, छूना भी मना था। बाहर से जो यात्री आए उन्होंने भी ये देखा। हाँ, चीनी यात्री फाहियान 5th सेंचुरी CE में और ह्वेनसांग 7th सेंचुरी CE में उन्होंने ऐसे भेदभाव का जिक्र किया है। क्या इसका कोई विरोध, कोई चैलेंज नहीं था? बहुत कहानियों में इसके संकेत मिलते हैं। मातंग जातक कहानी है, उसमें एक चांडाल नायक है मातंग, जो जन्म आधारित भेदभाव को चुनौती देता है। अच्छा, अब बात करते हैं संसाधन और स्थिति की, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। मतलब धन दौलत का क्या रोल था? धन दौलत का सामाजिक स्थिति से गहरा संबंध था। वेल्थ से स्टेटस बनता था। पर क्या सबको बराबर अधिकार था संपत्ति पर, लिंग के आधार पर, जेंडर्ड एक्सेस? नहीं। महाभारत का वो जुए का खेल याद है, डाइस गेम? युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था। ये पुरुषों के अधिकार को दिखाता है। और मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति के अनुसार पिता की संपत्ति बेटों में बंटती थी। महिलाओं का अधिकार स्त्री धन पर होता था, जो शादी में तोहफे मिलते थे। पर जमीन जैसे मुख्य संसाधन, रिसोर्सेज, वो पुरुषों के ही कंट्रोल में थे। वर्ण और संपत्ति का क्या संबंध था? वर्ना एंड एक्सेस टू वेल्थ। नियमों के हिसाब से तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे अमीर होने चाहिए थे। पर क्या हमेशा ऐसा होता था? शायद नहीं। बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, उसमें एक कहानी है कि अगर कोई शूद्र भी अमीर है तो उसे भी इज्जत मिलेगी। मतलब पैसा, धन, वो कभी कभी जन्म से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था। धन को बांटने का भी रिवाज था, शेयरिंग वेल्थ। हाँ, खासकर दक्षिण में। प्राचीन तमिलगम के जो सरदार थे, चीफ्स, वो अपनी उदारता, जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे। संगम साहित्य की कविताओं में इसका जिक्र है, जैसे पुरनारुरु में। एक अलग नजरिया भी था शायद, बौद्ध धर्म का, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ। हाँ, सुत्त पिटक में एक कहानी है कि शुरुआत में सब ठीक था, फिर लालच, ग्रीड आया, तो लोगों ने व्यवस्था बनाने के लिए एक नेता चुना, महासम्मता, और बदले में उसे अपनी उपज, जैसे चावल, का एक हिस्सा देना तय किया, टैक्स की तरह।
तो मतलब राजशाही, किंगशिप वो इंसानों ने बनाई और बदली भी जा सकती है। हाँ, बौद्ध नजरिया यही है कि ये इंसानी चुनाव पर आधारित है। अब ये बताइए, इतिहासकार महाभारत को कैसे देखते हैं? हिस्टोरियंस एंड महाभारत वो कई चीजें देखते हैं। टेक्स्ट का विश्लेषण करते हैं, भाषा कैसी है, जैसे महाभारत की सरल संस्कृत है, कहानी है या उपदेश है, नैरेटिव है या डिडैक्टिक, लेखक कौन थे। शुरू में शायद सूत थे जो कथा सुनाते थे, बाद में ब्राह्मणों ने इसे लिखा, श्रेय व्यास को दिया जाता है। और समय कब लिखा गया? इसका विकास हुआ है लगभग 500 BC से 400 CE तक। ये एक लंबा समय है। पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से क्या मदद मिलती है? जैसे बीबी लाल ने 1951-52 में हस्तिनापुर की खुदाई की। हस्तिनापुर, महाभारत वाला? हाँ, पर वहां जो सबूत मिले वो महाकाव्य में जो भव्य वर्णन है उससे काफी साधारण थे। अच्छा, और जैसे द्रौपदी का बहुपतित्व है, पॉलिएंड्री, उसके बारे में क्या? महाभारत में उसके लिए कई स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रथा शायद बाद के ब्राह्मणवादी समाज को उतनी स्वीकार्य नहीं थी, इसीलिए इतने एक्सप्लेनेशंस देने पड़े। तो महाभारत एक स्थिर ग्रंथ नहीं है, डायनामिक टेक्स्ट है। बिल्कुल, ये समय के साथ बदला है। इसके अलग-अलग भाषाओं में संस्करण बने, नई कहानियां जुड़ी, जैसे महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी लिखी। वो महाभारत के पात्रों पर एक अलग नजरिया है। तो अगर हम सब बातों को समेटें, तो महाभारत और दूसरे स्रोत हमें क्या बताते हैं? वो हमें प्राचीन भारत के एक बहुत ही जटिल, कॉम्प्लेक्स समाज की तस्वीर दिखाते हैं, जहां नियम थे पर अपवाद भी थे, जहां वर्ण, जाति जैसी व्यवस्थाएं थी पर उन्हें चुनौती भी दी जा रही थी। हमने रिश्तेदारी, किनशिप, पितृवंशिकता, पैट्रिलिनी, वर्ण जाति की सच्चाई, धन और जन्म के बीच का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और ऑल्टरनेटिव व्यूज, अलग-अलग विचारों को देखा। जी, और सबसे बड़ी बात यह कि महाभारत खुद सदियों में बना, जिसमें इतने विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस और स्थानीय रंग शामिल हुए। ये जटिलता हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि समाज अपनी पहचान, आइडेंटिटी, न्याय, जस्टिस और शक्ति, पावर को कैसे परिभाषित करते हैं। और ये परिभाषाएं स्थिर नहीं होती, बदलती रहती हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और रोचक चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद।